हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम अनामिका है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरा 18 साल का देवर हर रोज और डॉक्टर का कोट पहनकर अपने कमरे में चला जाता और खुद को कमरे में बंद कर लेता था। कहता कि वह मरीजों की जांच करने जा रहा है, लेकिन हमारे घर में तो कोई मरीज था ही नहीं और वह कोई काम भी नहीं करता था। ना ही उसे पढ़ाई में कोई रुचि थी। वह स्कूल भी नहीं जाता था और सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा था, उसमें भी फेल हो गया था। मुझे उसके दिमागी हालत पर शक होने लगा था। लेकिन सुबह होते ही वह हजारों रुपए मेरी सास को दे देता था, जिससे मैं हैरान थी। एक रात मैंने उसके कमरे में छुपकर सब जानने की कोशिश की। जब मेरा देवर डॉक्टर का कोट पहनकर आया तो मैं हैरान रह गई। मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे और ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनकी माँ और छोटा भाई था। उनका छोटा भाई, जो 18 साल का था, उसे मेरी सास बहुत प्यार करती थी और उसे कुछ भी करने से नहीं रोकती थी। हमारा घर किराए पर था और मेरे पति की सैलरी भी बहुत कम थी, इसलिए वे दूसरे शहर में नौकरी के लिए शिफ्ट हो गए थे। हमारे घर के हालात बहुत खराब थे और हर महीने किराए की चिंता रहती थी। मेरा देवर सारा दिन घर से बाहर नहीं निकलता था, बस मोबाइल में लगा रहता था। मेरी सास भी कुछ नहीं कहती थी। एक दिन जब हम तीनों साथ में खाना खा रहे थे, मेरा देवर कुछ उदास लग रहा था। वह बार बार अपने मोबाइल में समय देख रहा था और जल्दी जल्दी खाना खा रहा था, जैसे उसे कहीं जाना हो। रात के 9 बजते ही उसने खाना अधूरा छोड़ दिया और उठकर जाने लगा। मेरी सास ने उसे रोकते हुए पूछा, आशीष बेटा, तुमने खाना क्यों छोड़ दिया और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, माँ, मैं मरीजों को चेक करने जा रहा हूँ। 9 बज चुके हैं, मुझे जाना होगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। मेरी सास ने मुझसे पूछा, यह आशीष क्या कह रहा था? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने कहा, माँ जी, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। मेरी सास ने खाना खत्म करने में लग गई और कहा, तुमने घर के दरवाजे को अंदर से अच्छे से लॉक कर लिया था ना? मैंने कहा, हाँ माँ जी, मैंने ठीक से लॉक लगा दिया था। हम घर के दरवाजे को हमेशा अंदर से बंद रखते थे और छत के दरवाजे को भी हमेशा लॉक रखते थे। मेरा देवर रात में क्या करता है, ये जानने के लिए मैं उसके कमरे में छुप गई थी। जब उसने डॉक्टर का कोट पहना और कमरे में गया तो मैंने देखा कि वह सचमुच मरीजों को चेक कर रहा था। इससे पहले उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने और मेरी सास ने इसे सीरियस नहीं लिया था। सुबह 6 बजे मेरी सास ने मुझे पूजा के लिए उठा दिया था। उसके बाद हमने चाय बनाई और बैठ गईं। थोड़ी देर बाद मेरा देवर भी अपने कमरे से बाहर निकला। मेरी सास ने पूछा, आशीष, रात में तुम क्या अजीब बातें कर रहे थे और तुम्हारी भाभी तुम्हारे कमरे में शुगर की दवाई लेने आई थी, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? तब मेरे देवर ने अपनी जेब से पैसे निकाले और मेरी सास को दे दिए। मेरी सास हैरान हो गई और बोली, आशीष, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आशीष ने कहा, माँ, मैंने आपको रात बताया था, मैं मरीजों की चेकअप के लिए गया था और ये पैसे कमाकर लाया हूँ। मेरी सास ने पैसे ले लिए और कुछ नहीं कहा। आशीष नाश्ता करने बैठ गया और कहने लगा, मैं बहुत थक गया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। मेरी सास मुझसे कहने लगी, अनामिका, तुम्हारी यह ड्यूटी है कि तुम अपने देवर पर कड़ी नज़र रखो। आखिर वह क्या कर रहा है, यह जानना जरूरी है। मैंने अपनी सास से वादा किया कि मैं ऐसा ही करूंगी। हमारे घर के हालात बहुत खराब थे और मेरे पति ने भी पैसे नहीं भेजे थे। अब इन पैसों से हमारी कुछ उम्मीदें बंध गई थीं। मकान मालिक ने किराया मांग मांग कर हमें परेशान कर दिया था। मेरी सास बताती हैं कि यह मकान उनका था, लेकिन मेरे ससुर के मरने के बाद उनके भाई ने इस पर कब्जा कर लिया था। अब वही मकान मालिक बनकर हमें परेशान कर रहा था। रिश्तेदार होने के बावजूद भी मकान मालिक समय से पहले किराया मांगने आ जाता था।
मेरी सास ने अपना मकान वापस पाने के लिए अदालत के चक्कर भी लगाए, लेकिन उन्होंने हार मान ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि एक दिन भगवान उनके देवर को उतना ही परेशान करे जितना वह हमें कर रहा है। हमारे ससुराल के हालात इतने खराब हो गए थे कि मेरे पति नौकरी की तलाश में दूसरे शहर चले गए थे। उनकी माँ इस घर में अकेली रह जाती थी, इसलिए मेरी सास ने जल्दी जल्दी उनकी शादी भी कर दी थी। मेरी सास को अपने छोटे बेटे से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उसने सारी उम्मीदें तोड़ दी थीं। मेरी सास अपने देवर से कहती थीं, अपने मरे हुए भाई का ख्याल करो। मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूं और ये दोनों बच्चे तुम्हारे भाई के बेटे हैं। इसका मतलब यह है कि ये तुम्हारे भी भतीजे हैं। लेकिन मकान हथियाने के चक्कर में तुमने सारे रिश्ते नाते भूल गए। मगर उनके देवर पर इसका कोई असर नहीं होता था। मेरा देवर भी कोई काम नहीं करता था, इसलिए मेरी सास को मेरे पति से ही सारी उम्मीदें थीं। मेरे पति अपनी माँ की इस हरकत से तंग आ गए थे, क्योंकि उनका एक जवान भाई घर में मौजूद था जो काम कर सकता था। वे चाहते थे कि उनका भाई थोड़ा बहुत काम करके घर में कुछ पैसे दे। मेरे पति अपने भाई की इस हरकत से बहुत नाराज हो गए थे और दूसरे शहर जाने के बाद अपनी माँ का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। मेरा देवर हमेशा अपने भाई से जिद करता था कि उसे बाइक चाहिए। मेरे पति के हालात तो ऐसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शादी पर उसे बाइक गिफ्ट कर दी थी। मेरा देवर बाइक लेकर सारा दिन घूमता रहता था, लेकिन बड़े भाई के शहर जाने के बाद उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वह कभी-कभी ही बहुत जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलता था। जब मेरे पति अपनी माँ का फोन नहीं उठाते थे, तो मेरा देवर ही अपनी माँ को तसल्ली देता था, आप फिक्र मत करो, भैया की जिम्मेदारियां मैं संभाल लूंगा। आखिर मैं उनका भाई हूं। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब कुछ करूंगा तो इस घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जब मैं भैया को पैसे कमाकर दिखाऊंगा तो वे मुझसे प्यार करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा देवर इतना हौसला दिखा सकता है, लेकिन अब मेरे देवर ने जो पैसे मेरी सास को दिए थे, उसने मुझे शक में डाल दिया था। मेरा देवर कुछ लेने के लिए घर से बाहर गया हुआ था, इसलिए उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने कमरे में जाकर देखा तो हर चीज़ वैसे ही पड़ी हुई थी। मेरी सास देवर के कमरे की सफाई भी नहीं करती थी। हर चीज़ वैसी ही पड़ी रहती थी जैसी वह छोड़कर जाता था। मैंने एक एक चीज़ को अच्छी तरह से चेक किया। देवर का कमरा छोटा था और उसमें सामान भी बहुत मामूली था। लगभग 20 मिनट में मैं पूरे कमरे को चेक कर चुकी थी और मुझे पता चल गया था कि आशीष पैसे कहाँ से लाता था। मैंने अपनी सास के पास जाकर कहा, माँ जी, मैंने आशीष का सारा कमरा छान मारा है। मुझे पता चल गया है कि आशीष पैसे कहाँ से लाता था। मेरी सास हैरान हो गई और जल्दी से पूछने लगी, जल्दी बताओ, क्या बात है? मैंने कहा, हमारी शादी पर जो सुनील ने आशीष को बाइक गिफ्ट की थी, उसकी चाबी अपनी जगह पर नहीं है। आशीष पहले से ही अपनी बाइक दोस्त के घर खड़ी करता था, क्योंकि हमारे घर में उसे खड़ी करने की जगह नहीं थी। मुझे लगता है कि आशीष ने घर के हालात देखकर अपनी बाइक बेच दी है और बहाना बना दिया कि मरीज चेक कर आया था। मेरी बातें सुनकर मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, मेरा आशीष शुरू से ही ऐसा है, सबका ख्याल रखने वाला। उसने हमारा पेट पालने के लिए अपनी फेवरेट बाइक बेच दी। मैं हंसकर कहने लगी, हाँ जी, आज रात तो आशीष नहीं कहेगा कि वह मरीज का चेकअप करने जा रहा है। सुबह जब वह आपको पैसे नहीं दे तो आप उससे पैसे मांगना और कहना, क्या हुआ, आज किसी मरीज का चेकअप नहीं किया? मेरी बातें सुनकर मेरी सास ने मुझे डांट दिया, खबरदार जो तुमने मेरे बेटे की मजाक उड़ाने की कोशिश की। मेरी सास का व्यवहार बहुत कड़क था और वह जल्दी गुस्सा हो जाती थी। फिलहाल मुझे तसल्ली हो गई थी कि आज मेरा देवर मरीज वाला नाटक नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही रात के 9 बजे मेरा देवर कहने लगा कि उसे जाना होगा, मैं मरीज का चेकअप करने जा रहा हूं। आज तो उसने डॉक्टर का सफेद कोट भी पहना हुआ था। इतना कहकर वह कमरे में चला गया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। सुबह होते ही फिर आशीष ने ढेरों पैसे मेरी सास को दे दिए थे।
अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा देवर कुछ और कर रहा था। मैंने फैसला किया कि अब चोरी छिपे जासूसी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने आशीष से ही पूछने का निश्चय किया कि वह क्या कर रहा है। सुबह जब मेरा देवर सोकर उठा तो मैंने उससे कहा, आशीष, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह हैरान होकर कहने लगा, हाँ भाभी, क्या कहना है? मैंने पूछा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? मेरे देवर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वह खूंखार निगाहों से मुझे देखने लगा और कहने लगा, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैं इतने दिनों से यही बता रहा हूं कि मैं मरीज का चेकअप करने के लिए जाता हूं, फिर भी आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? मैंने कहा, अच्छा, तो फिर मरीज कहाँ से आते हैं? मेरा देवर चिल्लाकर कहने लगा, भाभी, अब बस करो, मुझ पर शक करना बंद करो। मैंने जो बता दिया बस उसी पर यकीन कर लो। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि अगर मेरी सास ने देख लिया कि मैं अपने देवर से बातें पूछ रही हूं तो वह मुझ पर चिल्लाती। उनका लाडला बेटा था और वह उसे कुछ भी कहने नहीं देती थी। मैं जल्दी से उठकर उसके कमरे से बाहर आ गई थी। आशीष अपनी माँ का लाडला था और इस बात का फायदा उठाता था। वह किसी के साथ भी बदतमीजी करता था, लेकिन मेरी सास उसे कुछ नहीं कहती थी। आज भी उसने मुझे डराकर चुप करवा दिया था, लेकिन वह मेरे दिमाग से सवाल नहीं मिटा सकता था। मैंने सोचा कि मेरी सास को अपने छोटे बेटे पर सख्ती करनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आखिर वह इतने सारे पैसे कहाँ से लाता है। इसलिए मैंने अपनी सास को जाकर बताया, आप अपने बेटे की तरफ से इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती हैं? वह कम उम्र का जवान लड़का है। आप उससे पूछिए कि वह इतने सारे पैसे कहाँ से लाता है और वह क्या करता है। मेरी सास बहुत परेशान नजर आईं। वह कहने लगी, अगर मैं आशीष से बात करती हूं तो वह कुछ कहे बिना उठकर चला जाता है। अब मैं बहुत उलझन में हूं। हमेशा यही टेंशन रहती है कि कहीं मेरा बेटा किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जिससे हमारी बदनामी हो जाए। मगर फिर सोचती हूं कि आशीष सारा दिन अपने कमरे में सोता रहता है और रात को 6 बजते ही घर के गेट को ताला लग जाता है। ना कोई घर से जाता है और ना ही कोई आता है। ऐसे में मैं अपने बेटे पर कैसे नजर रख सकती हूं? मगर फिर वही, पैसे कहाँ से लाता है? मैं कुछ नहीं जानती। अनामिका, मैं बहुत परेशान हूं। यह बात मैं सुनील से भी नहीं कह सकती हूं, क्योंकि वह आशीष की वजह से मुझसे बहुत नाराज रहता है। यह बात सुनेगा तो और ज्यादा नाराज हो जाएगा। मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी। उनकी बेबसी देखकर मेरा दिल भी दुखी हो गया। मैंने अपनी सास को दिलासा दिया और कहा, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन यह भी पता चल जाएगा कि आशीष क्या करता है और कहाँ से पैसे लाता है। मेरी सास कहने लगी, ये मेरा देवर मर क्यों नहीं जाता? उसकी वजह से ही हमारे घर में परेशानी आई है। हमारे हाथ से मकान तो चला ही गया, साथ साथ हमें अपने ही घर में रहने का किराया भी देना पड़ता है। मेरा बड़ा बेटा भी घर की परेशानियां दूर करने के लिए हमसे दूर दूसरे शहर में बैठा हुआ है। वह तो अच्छा हुआ कि मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई। अब मुझे अपने छोटे बेटे की शादी की फिक्र लगी रहती है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैं आशीष की शादी नहीं कर सकूंगी। अपने बड़े बेटे की तो शादी देख चुकी हूं, छोटे बेटे की भी शादी अपनी आंखों से देखने के बाद मैं सुकून से मर सकूंगी। फिलहाल मैं अपनी सास को तसल्ली दे सकती थी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने महसूस किया कि मेरी सास भी अब अपने बेटे की हरकतों से डरने लगी थी। ना जाने यह डर पैसों का था या फिर वह अपनी जवानी के कारण उनसे कुछ कहने से डरती थीं। तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक बहुत ही प्यारी सी लड़की खड़ी हुई थी। उसने हंसकर मुझे देखा। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। मुझे वह लड़की बहुत पसंद आई और मैंने मन ही मन भगवान से शिकायत की कि काश मैं भी इतनी खूबसूरत होती। मैं बस एक नज़र उस लड़की को देखती ही जा रही थी। तभी अचानक पीछे से मेरी सास की कड़कती हुई आवाज़ आई, बहू दरवाजे के साथ चिपक कर ही रह जाओगी या अंदर भी आओगी? कौन आया है? मैं घबरा गई और वह लड़की मुस्कुरा दी।
मैं समझ गई कि वह मेरी स्थिति को समझ चुकी है। कभी कभी तो मैं अपनी सास से बहुत परेशान हो जाती थी। फिलहाल मैंने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो? वह कहने लगी, मेरा नाम मीनाक्षी है। हम लोग कल ही आपके बगल वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। हमारे घर में पूजा थी तो मैं प्रसाद बांट रही थी। सोचा आपके घर भी दे दूं। आप मुझे बर्तन खाली करके दे दीजिए। मैंने उसके हाथ से प्रसाद लिया और घर के अंदर जाने लगी। मेरी सास पूछने लगी, दरवाजे पर इतनी देर क्यों लगा दी? कौन आया था? मेरी सास के घर में बहुत कड़े नियम थे जिनका मैं हमेशा पालन करती आई थी। मैंने कहा, माँ जी, हमारे पड़ोस में नए पड़ोसी आए हैं। एक जवान लड़की है और वह प्रसाद लेकर आई थी। मेरी सास कहने लगी, आजकल कहाँ होते हैं ऐसे लोग जो पड़ोस में भी प्रसाद बांटते हैं। तुम भी हमारे घर का आज का पूजा का प्रसाद उनके बर्तन में डालकर दे दो। मैंने घर का प्रसाद उस बर्तन में डाल दिया और मेरी सास ने बर्तन ले लिया। न जाने मुझे क्या हुआ, मैं भी अपनी सास के पीछे पीछे चल पड़ी। मेरी सास ने मीनाक्षी के सिर पर हाथ रखा और कहने लगी, कितनी प्यारी बेटी हो। बेटी, अपनी माँ से कहना वह हमारे घर पर जरूर आए। मैं भी किसी दिन तुम्हारे घर पर आऊंगी और तुम्हें नए घर की बधाई दूंगी। मीनाक्षी मुस्कुराकर बातें कर रही थी। मुझे वह लड़की बहुत भली लगी। फिर मैं अपनी सास के अंदर आने से पहले ही घर के अंदर लौट आई, नहीं तो मेरी सास मुझे जरूर डांट लगाती। फिलहाल मुझे उस लड़की के साथ मुलाकात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मैं किसी से बातें करना ही भूल गई थी। बस हमेशा अपनी सास के साथ ही बातें करती रहती थी। जब से मेरी शादी हुई थी अपने मायके भी नहीं जा पाई थी। अगले दिन मीनाक्षी और उसकी माँ हमारे घर पर आईं। मीनाक्षी की माँ का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। वह कहने लगी, मीनाक्षी बता रही थी कि आपने हमें अपने घर बुलाया था। आज मैं फ्री हुई तो सोचा कि मीनाक्षी के साथ आपके घर का चक्कर लगा लूं। मैंने मीनाक्षी और उसकी माँ के लिए चाय और नाश्ता तैयार कर लिया था। मीनाक्षी की माँ कहने लगी, आपकी बहू तो बहुत सुंदर है, कभी अपनी बहू को हमारे घर भी लेकर आइए। मीनाक्षी भी कहने लगी, जी, हम माँ बेटी सारा दिन घर में अकेली रहते हैं। अगर आप हमारे घर पर आती रहेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। मैंने कहा, जी आंटी, मैं आपके घर जरूर आऊंगी। मैंने दिल में सोचा कि आंटी की उम्र भी तो मेरी सास की उम्र से थोड़ी ही कम होगी, और जब मीनाक्षी घर पर नहीं होगी तो मैं आपके घर जाकर क्या करूंगी। लेकिन फिर सोचा कि अभी तो मीनाक्षी की नौकरी नहीं लगी है, अभी मैं आंटी के घर जाकर मीनाक्षी से दोस्ती बढ़ा सकती हूँ। मैंने सोचा कि कल ही बहाने से मीनाक्षी के घर जाऊंगी। बाद में जब मीनाक्षी की नौकरी लग जाएगी तो उससे मिलने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन मैं किसी काम से मीनाक्षी के घर चली गई। मेरी सास तो अपने बेटे की परेशानी को लेकर इतनी उलझी रहती थी कि उन्हें मेरी भी ज्यादा चिंता नहीं रहती थी। इसलिए उन्होंने मुझे मीनाक्षी के घर जाने की परमिशन भी आसानी से दे दी। मैंने जैसे ही मीनाक्षी के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो खुशी हुई कि मीनाक्षी ने ही दरवाज़ा खोला। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई और अपनी माँ को आवाज़ लगाई, माँ, देखिए हमारे घर पर कौन आया है। पड़ोस में रहने वाली भाभी आई हैं। मीनाक्षी मुझे घर के अंदर बुलाने लगी और सोफे पर बैठने के लिए कहा। वह बोली, भाभी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने पानी पिया और हम तीनों बातें करने लगे। मीनाक्षी कहने लगी, भाभी आपके हाथ की चाय मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने कहा, तो फिर तुम्हें मेरे हाथ की चाय पीने के लिए हमारे घर पर रोज आना पड़ेगा। मैं तुम्हें रोज अच्छी चाय बनाकर पिलाऊंगी। इसी तरह हम दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती रहीं। आंटी तो उठकर अपने कमरे में आराम करने चली गईं। बातों बातों में मीनाक्षी ने मुझे अपने बारे में काफी कुछ बता दिया और मैंने भी अपनी शादी से पहले की और अब तक की सारी बातें बता दी। मैंने उसे अपने हस्बैंड का फोटो भी दिखा दिया। देखते ही देखते मीनाक्षी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। मीनाक्षी की मम्मी भी हमें एक साथ देखकर बहुत खुश होती थीं। हम दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी की जॉब भी लग गई। मीनाक्षी से मेरी दोस्ती पर मेरी सास को भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनकी भी मीनाक्षी की मम्मी से दोस्ती हो गई थी। दोनों आपस में ही टाइम पास किया करती थीं और हम दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते थे।
अब सुबह से शाम तक मीनाक्षी ऑफिस जाती थी। हैरानी की बात यह थी कि मेरी सास मुझे मीनाक्षी के घर जाने से बिल्कुल नहीं रोकती थी। एक दिन शाम को मीनाक्षी हमारे घर आई और कहने लगी, तुम्हारा देवर बड़ा अजीब है, ये जवान है, फिर भी कोई नौकरी नहीं करता, तुम्हें इसे कोई नौकरी करवा देनी चाहिए। दोनों भाई मिलकर घर को संभालेंगे तो घर के खर्चे में भी राहत होगी। मैंने मीनाक्षी को बता दिया था कि मेरा देवर पागलपन वाली हरकतें करता है। वो रात के 9 बजे के बाद कहता है कि वह मरीज को चेक करने जा रहा है, लेकिन असल में वह अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है। मीनाक्षी मेरी बात सुनकर हैरान हुई और उसने समझ लिया कि मेरा देवर सच में ही मरीज का चेकअप करने जाता होगा। वह बोली, लेकिन यह तो अच्छी बात है कि वह मरीज का चेकअप करता है। तुम मुझे इतना ऐतराज क्यों दिखा रही हो कि वह अपने कमरे में मरीज को चेक करता है? शायद कोई मरीज उसके कमरे में आता होगा। मुझे लगा था कि वह कोई काम नहीं करता होगा, लेकिन यह तो अच्छा काम है। अब वह तुम्हारी सास को पैसे भी ज्यादा लाकर देता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी ही देर में मेरी सास वहां आ गई। मैं मीनाक्षी से कुछ और कह पाती, उससे पहले ही खामोश हो गई और हमारी बात अधूरी रह गई। उसके बाद पिछले 2-3 दिनों तक मेरी मीनाक्षी से कोई मुलाकात नहीं हुई। एक दिन हमारे घर का दरवाज़ा बजा और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मीनाक्षी खड़ी थी। वह गुस्से में लग रही थी और कहने लगी, अनामिका, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने कहा था कि तुम्हारा देवर मरीज का चेकअप करता है। मैं तो समझी कि वह डॉक्टर होगा। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे तुमसे झूठ की उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, मीनाक्षी, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मीनाक्षी अपनी ही बात कहे जा रही थी और मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जब मैंने उसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश की तो वह बोली, बस मुझसे ज्यादा बात करने की कोशिश मत करो। इतना कहकर वह वापस लौट गई। वह बहुत गुस्से में लग रही थी और पहली बार मुझसे इस तरह से बात की थी। मेरा दिल टूट गया था क्योंकि मुझे मीनाक्षी के रूप में एक अच्छी दोस्त मिल गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं घर के अंदर वापस लौट आई। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मैं मीनाक्षी की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अपने कमरे में जाकर रोई और जब दिल का बोझ हल्का हुआ तो मीनाक्षी की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगीं। आखिर उसने मेरे देवर के बारे में ऐसा क्यों कहा? अब मैंने सोच लिया था कि आशीष के राज का पर्दा उठाकर ही रहूंगी। अब बहुत हो गया था। मुझे इस काम में अपनी सास की जरूरत थी क्योंकि वह ही मेरा साथ दे सकती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि आज मैं आशीष के बारे में सच्चाई जानने के लिए उसके कमरे में छुप जाऊंगी। जब आशीष मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं मीनाक्षी के घर गई हूं। मैं हर हाल में आशीष का राज जानकर ही रहूंगी। मेरी सास को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं था। जैसे ही शाम हुई, मेरी सास ने बहाने से मेरे देवर को किसी काम के लिए घर से बाहर भेज दिया। उसके जाते ही मैं उसके कमरे में अलमारी के पीछे छुप गई। आशीष 9 बजे के बाद ही अपने कमरे में आया। मैं बहुत घबराई हुई थी और ना जाने मेरे सामने कौन सा राजस आने वाला था। ठीक 9 बजे आशीष डॉक्टर का कोट पहनकर कमरे में आया। उसने कमरे में आते ही अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने एक बैग उठाया और उसमें से ग्लव्स और मास्क निकालकर पहने। वह बिल्कुल असली डॉक्टर की तरह लग रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी आशीष ने एक अजीब सी हरकत की। उसने अपने कमरे की खिड़की खोली, जो हमेशा बंद रहती थी। मेरे पति ने खिड़की को ताला लगा रखा था, लेकिन इसकी चाबी आशीष के पास थी। उसने बहुत सावधानी से खिड़की खोली और बाहर कूद गया। मैं हक्का बक्का खड़ी देख रही थी। फिर मैंने भी आशीष का पीछा करने का सोचा। आशीष तेज कदमों से जा रहा था और मैं उसका पीछा कर रही थी। उसने एक रिक्शा लिया और उसमें बैठ गया। मैंने भी जल्दी से एक रिक्शा लिया और उसका पीछा किया। आशीष एक बड़े बंगले के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने रिक्शा वाले को पैसे दिए और वह चला गया। मैंने भी अपनी रिक्शा से उतरकर रिक्शा वाले को पैसे दिए और आशीष का पीछा किया। आशीष बंगले के अंदर जा चुका था, लेकिन चौकीदार ने मुझे रोक दिया। उसने कहा, आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा,
मैं आशीष की भाभी हूँ, वही मुझे अपने साथ लेकर आया है। तब जाकर मुझे चौकीदार ने अंदर जाने की अनुमति दी और मैं उस बड़े से बंगले में चली गई। आशीष एक कमरे में दाखिल हो चुका था, जबकि मैं उसका पीछा कर रही थी और उससे काफी दूरी पर थी। वह एक नर्स से पूछ रहा था कि कमला की तबीयत कैसी है। नर्स ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, वो किसी भी समय इस दुनिया से जा सकती हैं। फिर मेरा देवर एक और कमरे में चला गया। मैं भी उसका पीछा करती हुई गई, लेकिन वहां से वापस आ गई थी। मैं भी उस कमरे के बाहर खड़ी थी जिसमें मेरा देवर गया था, लेकिन कमरे के बाहर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। मुझे उल्टी आने वाली थी, लेकिन मैंने खुद पर काबू पा लिया। तभी अचानक आशीष की नजर मुझ पर पड़ी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। मैं कहने लगी, आशीष तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये किसका घर है? मुझे भी बताओ। 5वीं फेल लड़के तुम डॉक्टर कैसे बन सकते हो? आशीष की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं डॉक्टर नहीं हूं। आशीष मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गया। अंदर एक औरत लेटी हुई थी, जिसकी उम्र लगभग 50 साल से ज्यादा लग रही थी। आशीष ने बताया, भाभी, इनका नाम कमला है और ये मेरी पत्नी है। एक दिन रास्ते से जा रही थी तो एक डॉक्टर से अपना इलाज करवाकर आ रही थी। इनकी पूरी बॉडी पर एलर्जी है, जिसकी वजह से लोग इनसे दूर भागते हैं। इनका ड्राइवर भी इनकी मदद नहीं कर पा रहा था। घर में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन सभी लोगों को अपनी जान का खतरा है कि कहीं उनकी एलर्जी हमें ना लग जाए, और इसी वजह से कमला के पति ने भी उन्हें तलाक दे दिया था। कमला के पास पहले से ही अपने पिता की बहुत सारी जायदाद है। इनके पास कोई औलाद भी नहीं है। ये बिल्कुल तन्हा हो चुकी हैं। ये हॉस्पिटल की सीढ़ियों से उतर रही थीं, तभी अचानक गिर गईं। लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि इनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा एलर्जी फैली हुई थी। मुझे यह बात नहीं पता थी और मैं सीधा जाकर कमला की मदद करने की कोशिश करने लगा। मेरी यह बात कमला को बहुत पसंद आई थी। कमला ने मुझे अपने घर का पता दे दिया था। मैं जब एक दिन उनके घर पर आया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें एक जानलेवा बीमारी है। यह बहुत खतरनाक एलर्जी है और उनके जख्मों में से बदबू भी आती है, जिसकी वजह से लोग उनके करीब आने से डरते हैं कि कहीं यह बीमारी उनको न लग जाए। वह बुरी तरह से रो रही थी और मुझे अपनी कहानी बता रही थी। मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी इस बीमारी की वजह से मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ समय बिता सके, मेरे साथ बातें कर सके। जो दिन मेरी जिंदगी के रह गए हैं वे हंसी खुशी कट सकें। मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन इस समय यह दौलत भी काम नहीं आ रही। तभी मैंने सोचा कि अगर मैं कमला का ख्याल रखने लगूंगा तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलने लगेंगे। जब मैंने कमला को यह बात बताई तो उसने कहा, क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मेरे मरने के बाद मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि तुम रात के समय पर मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। दिन तो मैं किसी भी तरह गुजार लेती हूँ, लेकिन रात गुजारनी बहुत भारी हो जाती है। मैं कमला की बात मान गया था, इसलिए मैंने कमला के बारे में किसी को नहीं बताया था। अगर मैं माँ को इस बारे में बताता तो माँ कमला की बीमारी के बारे में सुनकर कभी भी मुझे उसके करीब नहीं जाने देती। लेकिन आज घर की हालात की वजह से भैया भी हमसे दूर रहकर पैसे कमा रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं यह काम कर लूंगा तो हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। इस तरह से मेरा काम भी हो जाएगा और कमला का भी काम हो जाएगा। मैं मान गया था और मैंने कमला से शादी कर ली। दिन के समय पर यह नर्स कमला का ख्याल रखती है और रात के समय पर मैं यहाँ आ जाता हूँ। कमला ने शादी के बाद अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दिया था। सुबह को घर जाते समय पेटीएम से पैसे निकालकर ले आता था, ताकि माँ को घर के खर्चे के लिए पैसे दे सकूं। मैं आशीष की बातें सुनकर दंग रह गई थी। इसका मतलब कि आशीष ने 18 साल के होते हुए एक 50 साल की बीमार औरत से शादी कर ली थी। मैंने आशीष से पूछा, क्या यह बीमारी तुम्हें तो नहीं लग गई? वह हंसकर कहने लगा, भाभी,
अगर लग गई तो क्या होगा? मैं मर जाऊंगा। मगर आपकी भैया की और मेरी माँ की जिंदगी तो आसान हो जाएगी और आप लोगों की जिंदगी को आसान करके ही तो मरूंगा। आशीष कहने लगा, अच्छा भाभी, अब मुझे कमला के पास जाने दो। जब वह अपनी पत्नी के कमरे में गया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी तो मर चुकी है। सुबह होते ही मेरे देवर ने उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम करवा दिया था, लेकिन अपने वादे के मुताबिक कमला ने अपनी सारी जायदाद मेरे देवर के नाम कर दी थी। मैंने अपनी सास को भी सारी बात बता दी थी। मेरी सास यह सुनकर फूट फूट कर रो रही थीं। उन्हें आशीष की बहुत फिक्र हो रही थी। कुछ दिन गुजरे तो आशीष मुझसे कहने लगा, भाभी, आपको एक बात बताऊं? मैं बोली, हाँ, कहो। तो वह कहने लगा, भाभी, आपकी दोस्त मीनाक्षी। मैंने कहा, हाँ, उसकी मेरी तुम्हारी वजह से लड़ाई हो गई है। ना जाने वह मेरे बारे में क्या क्या सोच रही थी और इतनी सारी बातें मुझे सुनाकर खुद ही मुझसे नाराज होकर बैठ गई। आशीष कहने लगा, भाभी, पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं आपको उसके बारे में ही बताने वाला हूं। मैं बोली, हाँ, कहो, क्या कहना चाहते हो? तो वह कहने लगा, जब मैं हर रात खिड़की से जाता था तो आपकी दोस्त मुझे देख लिया करती थी। फिर वह काफी देर तक अपनी खिड़की में खड़ी हुई मेरा इंतजार करती रहती थी। मैं समझ गया था कि आपकी दोस्त आपको एक न एक दिन मेरी सारी बात बता देगी। मैं इस बारे में आपको बताने ही वाला था, लेकिन आपने खुद ही सच्चाई का पता लगा लिया। मैं बोली, हाँ, मैंने उससे कहा था कि तुम डॉक्टर हो और मरीज का चेकअप करते हो, लेकिन जब रात को वह तुम्हें चोरों की तरह ऐसे भागते हुए देखती होगी तो उसने सोचा होगा कि मैंने उससे झूठ बोला और उसको लगा होगा कि तुम डॉक्टर नहीं बल्कि कोई चोर हो। तभी तो वह उस दिन मुझसे इतने गुस्से में बात कर रही थी। हमारे घर के हालात तो बहुत ज्यादा बेहतर हो गए थे। मेरे पति भी दूसरे शहर से घर वापस लौट आए थे और हम लोगों ने वह घर छोड़ दिया था जो मेरे देवर का था, और हम कमला के बंगले में ही रहने के लिए आ गए थे, क्योंकि कमला ने मेरे देवर के नाम अपनी सारी जायदाद कर दी थी। और इसी तरह से मेरा 18 साल का देवर आज लखपति बन गया था। उसके नाम लाखों की जायदाद हो गई थी। मेरे पति और देवर ने एक साथ बिजनेस सेट कर लिया था। हमारे यहां से जाने के बाद मीनाक्षी भी बंगले पर मुझसे मिलने के लिए आई थी और उसने मुझसे उस दिन के लिए भी माफी मांगी थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ कर दो अनामिका, मुझे लगा तुमने अपने देवर की साइड ली और तुमने मुझे अपने देवर के बारे में डॉक्टर बताकर झूठ बोला, जबकि मैं तो उसे चोर समझ बैठी थी कि वो रात के अंधेरे में खिड़की से कूदकर कहाँ जाता था। फिलहाल मेरी और मीनाक्षी की दोस्ती पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी और हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए थे। मेरे पति वापस हमेशा के लिए मेरे पास लौटकर आ गए थे और अब हम अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।